दोस्तों, भारत की एक लड़की यमन की जेल में पिछले 8 सालों से बंद है और उसे मौत की सजा मिली हुई है। और ये सजा सरिया कानून की वजह से मिली हुई है। और ये सरिया कानून अक्सर मुस्लिम देशों में लागू होता है। और दोस्तों, ये कानून इतना कड़ा है कि इस कानून को हटाने के लिए या इस व्यवस्था को हटाने के लिए पूरी भारत की सरकार, विदेश मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, दुनिया भर के तमाम एक्टिविस्ट, पत्रकार लगे हुए हैं। लेकिन भारतीय लड़की, भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की सजा को माफ नहीं करा पा रहे हैं। और इसमें बहुत मेहनत भारत की तरफ से की जा रही है। भारत सरकार का आधिकारिक बयान क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस केस में एक बड़ा मोड़ आया है। बड़ा मोड़ यह आया है, फत्ताह अब्दो मेहदी जो इस केस में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, उनकी तरफ से ये एक लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में कहा गया है कि बीते दिनों निमिषा प्रिया की जो डेट थी, फांसी की सजा की डेट थी 16 जुलाई को, उसको टाल दिया गया था। लेकिन अब उन्हें जल्दी से जल्दी सजा दे दी जाए। मैं आपको बता दूं कि निमिषा प्रिया को यमन के राष्ट्रपति, यमन के सुप्रीम कोर्ट, यमन के लोअर कोर्ट पहले ही सजा दे चुकी है। लेकिन फत्ताह अब्दो मेहदी उस पीड़ित परिवार की तरफ से आते हैं। अब इन्होंने भी लेटर जारी करके, लिख के, बाकायदा वहां के अटॉर्नी जनरल को लिख के कह दिया है कि जल्दी से जल्दी जो है वो निमिषा प्रिया को सजा दी जाए। इससे भारत में जो स्थितियां हैं वो बेचैनी में बदली हुई हैं। बहुत सारे लोग जो निमिषा प्रिया पे काम कर रहे हैं, पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, या सेव निमिषा प्रिया एक भारतीय लड़की होने की वजह से मुहिम चला रहे हैं, उनके अंदर एक बेचैनी है। मैं खुद निमिषा प्रिया पे 6-7 वीडियो कर चुका हूं। इसके बारे में, केस के बारे में, स्टडी के बारे में बता चुका हूं कि क्या है पूरी केस स्टडी। आज भी मैं आपको पूरी केस की स्टडी बताऊंगा और वर्तमान स्थिति में भारत की तरफ से क्या बयान दिया गया है, कुछ आर्टिकल जो प्रकाशित हुए हैं। और कहा यह जा रहा है 14 तारीख वो डेट हो सकती है जिस दिन ये मुकम्मल कर लिया जाएगा, मुकर्रर कर दिया जाएगा, दिन तय कर दिया जाएगा कि किस दिन भारतीय लड़की, भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में मौत की सजा दी जाएगी। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको निमिषा प्रिया केस के बारे में बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी ये केस के बारे में नहीं पता है, सरिया कानून के बारे में नहीं पता है। और बहुत सारे मेरे मित्र जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोगों के जानने वाले लोग दुबई में, इराक में, ईरान में, तमाम ऐसे देशों में काम करते हैं, सऊदी अरब में, कि जहां पर सरिया कानून चलता है। और ये कानून कितना कड़ा होता है, इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने भारतीय नर्स निमिषा प्रिया है। क्योंकि इन्होंने एक गुनाह किया और उस गुनाह की सजा जो है वो पिछले 8 सालों से वो जेल में बंद होकर भुगत रही हैं। लेकिन उसी कानून के तहत इन्हें मौत की सजा मिली हुई है, वहां के राष्ट्रपति तक ने कह दिया है। और भारत के तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, इन्हें बचा नहीं पा रहे हैं। पहले पूरा मामला मैं बता देता हूं कि कौन है निमिषा प्रिया, क्यों सजा मिली है, फिर मैं आपको वर्तमान स्थिति के बारे में पूरा जानकारी ठीक तरीके से दूंगा। पहले निमिषा प्रिया को आप जान लो, कौन है निमिषा प्रिया। दोस्तों, निमिषा प्रिया जो है वो केरल की रहने वाली है, केरल की रहने वाली है। निमिषा प्रिया बचपन से ही नर्स बनना चाहती थी। नर्स बनने के लिए पढ़ाई करना चाहती थी। मदर टेरेसा बनने का सपना था कि लोगों को नर्स बन के सेवा करनी है, पढ़ाई करनी है। और निमिषा प्रिया इसमें सफल भी हो जाती हैं और नर्स भी बन जाती हैं। निमिषा प्रिया जब नर्स बन जाती हैं तो सबसे पहले कहा जाता है ना, जब आदमी कोई चीज हासिल कर लेता है तो उसकी शादी हो जाती है। तो निमिषा प्रिया की शादी हो जाती है टॉनी थॉमस से। टॉनी थॉमस नाम याद रखिएगा, क्योंकि आगे 2 नाम और आएंगे। अगर वो आप नाम डिकोड कर ले गए तो आप इस पूरे केस को समझ जाएंगे। और ये केस अगर आप समझ गए तो आप सरिया कानून को भी ठीक ढंग से समझ जाएंगे। और जो ये निमिषा प्रिया केस में जो उतार चढ़ाव आया है वो भी आप बहुत ध्यान से समझ जाएंगे। टॉनी थॉमस से जब निमिषा प्रिया की शादी हो जाती है तो निमिषा प्रिया का परिवार और बड़ा हो जाता है। निमिषा नर्स ही थी क्योंकि उसने नर्सिंग की पढ़ाई की थी। तो निमिषा प्रिया को टॉनी थॉमस और उसके परिवार के लोग कहते हैं कि निमिषा, ऐसा है कि तुम तो नर्स बन चुकी हो, अब तुम्हें यह प्रयास
करना चाहिए कि इसी प्रोफेशन से तुम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाओ। जैसे भारत के अलावा और बहुत सारे देश हैं जहां नर्स के प्रोफेशन का और अधिक पैसा मिलता है। जैसे भारत के अलावा अगर आप भारत में नर्स हैं तो आपकी तनख्वाह होगी 30 से 40 हजार, लेकिन अगर आप अमेरिका में नर्स हैं तो आपकी तनख्वाह हो सकती है 8 से 10 लाख रुपए। इसी तरह आप ऑस्ट्रेलिया में कोई और तनख्वाह होगी, अन्य देशों में और तनख्वाह होगी। तो निमिषा ने सोचा कि भाई प्रोफेशन तो यही रहेगा, हम अन्य देशों में भी इसके लिए ट्राई करते हैं। तो निमिषा ने अन्य अन्य देशों में नर्स की वैकेंसीज जो निकलती है उसे भरना शुरू कर दिया। यमन से निमिषा को एक ऑफर आ जाता है कि आप हमारे देश में आइए, नौकरी कीजिए यमन में, और यहां से अधिक पैसा वहां पर मिल रहा था। लगभग निमिषा का जो यहां पे पैकेज था उससे 5 गुना अधिक पैसा यमन में मिल रहा था। अब निमिषा को लगा, आप समझिए कि 40,000 अगर यहां मिल रहा था तो वहां 2 लाख रुपए मिल रहा था। अब निमिषा को लगा कि 2 लाख एक बड़ी रकम होती है। अब ये एग्जैक्ट नहीं था, मैं बता रहा हूं 5 गुना अधिक मिल रहा था। तो निमिषा को लगा ये रकम अच्छी है, इससे मैं अपने परिवार का लालन पोषण अच्छे से कर सकती हूं, अच्छे से परिवार को गति प्रदान कर सकती हूं, और वहां पे जॉब भी बहुत अच्छी होगी। और वहां पर मेडिकल व्यवस्था जो यमन में है वो थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वहां डॉक्टरों को बहुत इज्जत से देखा जाता है। यमन की जो मेडिकल व्यवस्था, मैं आपको पहले बता दूं, यमन की मेडिकल व्यवस्था ऐसी है जैसे यहाँ बाबा हकीम जो रोड पे सब लगाते हैं ना, वो वाले की हकीम बाबा, ये वो उसी टाइप की व्यवस्था है। यमन में किसी को अगर बड़ी बीमारी हो जाती है तो वहां कोई बहुत बड़ा एम्स टाइप हॉस्पिटल नहीं है, अगल बगल के देशों में लोग जाके जो जिनके पास पैसे होते हैं इलाज कराते हैं, नहीं तो हकीम वहां पर अधिक है। ये सारी चीजें हैं, जब आप उसको और गहराई से स्टडी करेंगे तो समझेंगे हॉस्पिटलों की संख्या कम है। तो लेकिन वहां यमन के एक अच्छे हॉस्पिटल भी थे, या सब हकीम, तो उसमें निमिषा की नौकरी लग जाती है और निमिषा को अच्छा पैकेज मिलता है। तो वहां पर निमिषा जो है वो अपने पति के साथ यमन में जाकर काम करने लगती है। उस समय जब निमिषा वहां जाती रहती है तो उसका पति भी कहता है कि ऐसा है कि निमिषा तुम अकेले क्या जाओगी, अभी शादी हुई है, हम भी साथ चलेंगे, और तुम्हारी तो नौकरी लग चुकी है, मैं भी तुमको देखकर और वहां अगल बगल कुछ कर लूंगा, और अगर ये चीजें सही रहा तो पति पत्नी दोनों कमाएंगे और बहुत अच्छा व्यवस्थाएं हो जाएगा। निमिषा 2007 में यह कदम उठाती है और यमन चली जाती है अपने पति के साथ। निमिषा के बच्ची हो जाती है वहां पर, परिवार बहुत अच्छा चलने लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, सब बहुत बढ़िया हो जाता है। लेकिन ऐसा लगता है ना कि जब बहुत परिवार कुछ खुश होता है तो उसको किसी की नजर लग जाती है। निमिषा प्रिया के परिवार के साथ भी ऐसा होता है। निमिषा भी कमाती है, निमिषा का पति भी ऑटो पार्ट्स का बिजनेस कर लेता है, लेकिन एक नजर लग जाती है, और नजर पूरे यमन देश पे लग जाती है। यमन में 2011 से ही हूती विद्रोहियों का गृह युद्ध शुरू हो जाता है। यमन में पूरा गृह युद्ध शुरू हो जाता है। 2012 आते आते तक वो बहुत तेज होने लगता है। 2012 में यमन से भारत अपने तमाम लोगों को, दूतावास सहित तमाम लोगों को बुलाने लगता है, लेकिन निमिषा जो है अभी कहती है नहीं ठीक हो जाएगा माहौल, कहते हैं ना कि कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन भारत सुरक्षा के लिहाज से बुलाने लगता है। तो 2014, 2 साल इसी तरह बीतता है। 2014 वो समय आता है जब निमिषा प्रिया के पति कहते हैं कि देखो अब भारत की तरफ से बुलाया जा रहा है, और भारत के लगभग 99% लोग यमन से जा चुके हैं, मैं भी चला जाता हूं क्योंकि बार बार बुलाया जा रहा है, इसके बाद दूतावास यहां पे बंद हो जाएगा, फ्लाइट की सुविधा नहीं रहेगी, मैं चला जा रहा हूं और तुम कुछ दिन में यहां से अपना नौकरी का काम खत्म करके और वापस चले जाना। निमिषा भी कहती है कि यमन में जो है वो गृह युद्ध की स्थिति है, यहां लोग रोज घायल होके आ रहे हैं, मैं नर्स हूं और इतने दिनों तक मैंने यहां पे लोगों की सेवा की है, अगर इस स्थिति में मैं चली जाऊंगी तो ये बेकार होगा, ये अपने प्रोफेशन के साथ खिलवाड़ होगा। तो यमन में चूंकि वो नर्स रहती है तो निमिषा कहती है अपने पति से कि ऐसा है कि आप जो है बच्चे को लेकर चले जाइए और वहां पर पढ़ाइए, और जब यहां स्थिति ठीक हो जाएगी तो आप फिर से वापस आ जाना, और अगर नहीं ठीक होता है तो मैं कुछ वर्षों में या कुछ महीनों में सब यहाँ पे सेटल करके सब कुछ पैसे वैसे क्लियर करके मैं खुद भारत वापस आ जाऊंगी। यही बात होती है। और 2014 में भारत जिस तरह सबको बुलाता है यमन से, उसी तरह निमिषा के पति को भी वापस आ जाता है। निमिषा का पति टॉनी थॉमस, याद रखिएगा, टॉनी थॉमस भारत आ जाता है। उसके बाद से इस पूरे केस में आता है पहला टर्निंग पॉइंट।
एक एक टर्निंग पॉइंट है, 4 टर्निंग पॉइंट है इस पूरे केस में। पहला टर्निंग पॉइंट आता है कि निमिषा जिस हॉस्पिटल में काम करती है उसमें उसको काम करते हुए लगभग 6 से 7 साल हो चुके रहते हैं, और निमिषा एक प्रोफेशनल नर्स बन चुकी होती है और बहुत सारी गतिविधियां जो यमन में लीगल है डॉक्टरी पेशे में वो खुद कर लेती है। तो जो निमिषा का एक दोस्त रहता है हन्नान, हन्नान नाम याद रखिएगा, निमिषा का एक दोस्त रहता है हन्नान। हन्नान निमिषा से कहता है कि तुम्हें इतना अच्छा जानकारी हो चुकी है, पैसे भी तुम्हारे पास हैं और मेरे पास भी पैसे हैं, मेरे पास भी जानकारी है, क्यों ना हम खुद मिलकर एक अच्छा सा हॉस्पिटल बनाते हैं, एक अच्छा सा नर्सिंग होम बनाते हैं और उसके बाद से हम खुद अपना हॉस्पिटल चलाएंगे और तुम्हारा प्रॉफिट जो यहाँ होगा उससे वहाँ और 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। निमिषा को ये बात बहुत अच्छी लगती है। निमिषा ये बात अपने पति टॉनी थॉमस से बताती है। टॉनी थॉमस कहता है इससे अच्छा क्या हो सकता है कि यमन देश में हमारा एक हॉस्पिटल हो, हमारा एक क्लिनिक हो, नर्सिंग होम हो, कितनी अच्छी बात है। ये सब प्रक्रिया चलती रहती है और सारी चीजें खोलने की तैयारी हो जाती है। लेकिन इसी बीच में यमन का एक कानून बहुत आड़े आता है। यमन का कानून ये कहता है कि कोई भी बाहरी नागरिक यमन में मालिक नहीं बन सकता है, उसके लिए उसको यमन का नागरिक होना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं, निमिषा प्रिया भारतीय थी और वहां पे वो 50-50% की साझेदारी पर एक अस्पताल को नहीं खोल सकती थी और मालिक नहीं बन सकती थी क्योंकि वो यमन के नागरिक नहीं है। अब इस मामले में दूसरा टर्निंग पॉइंट आता है। दूसरा टर्निंग पॉइंट लाता है वो भी हन्नान है। पहला आइडिया वो दिया कि 50-50% पे एक अस्पताल खोलते हैं, लेकिन कानून की वजह से निमिषा मालिक नहीं बनती है। तो हन्नान दूसरा टर्निंग पॉइंट और दूसरा आइडिया निमिषा को देता है कि ऐसा है निमिषा, तुम सिर्फ कागज पर शादी कर लो किसी से, यमन के नागरिक से, और शादी कर लो। इससे ये होगा कि तुम 50-50% की भागीदार बन जाओगी और यहां पर हॉस्पिटल चल जाएगा। तो वो कहती है नहीं भाई, मैं प्रतिव्रता महिला हूं और मेरा पति वहां पर है और यहां पर गृह युद्ध की स्थिति है, मैं ऐसी स्थिति में हूं, मैं शादी कैसे किसी से कर सकती हूं। ये बात निमिषा अपने पति टॉनी थॉमस से बताती है। टॉनी थॉमस कहता है यार शादी थोड़ी ना वो करने के लिए कह रहा है, वो तो कागज मजबूत करने के लिए कह रहा है कि कागज अगर कागज पे तुम कर लोगी तो हॉस्पिटल चलता रहेगा और ना तो उससे कोई, जिससे शादी करोगी उससे तुमको कोई लेना देना नहीं, ये तो आपसी व्यवहार की चीजें हैं, कौन तुम्हारे घर छापा डालने आ रहा है। तो निमिषा भी एग्री हो जाती है। तो निमिषा का जो पति रहता है टॉनी थॉमस, वो कहता है कि जब मैं ऑटो पार्ट्स का व्यापार करता था, जब मैं तुम्हारे साथ यमन में था, तो मेरा एक दोस्त वहाँ पे जो बना था तलाल अब्दो मेहदी, बहुत अच्छा आदमी है, वो मेरा दोस्त है, मेरी रोज़ उससे बात होती है आज भी। मैं उससे कहता हूँ कि वो तुमसे कागज़ पे शादी कर ले और उसके बाद से जो है तुम हॉस्पिटल खोल पाओगी। जो निमिषा का पति रहता है वो अपने दोस्त तलाल अब्दो मेहदी को फ़ोन करता है। मैं तीसरा नाम आपको इस केस का बताया हूँ, तलाल अब्दो मेहदी, नाम याद रखिएगा। तो तलाल अब्दो मेहदी को निमिषा का पति टॉनी थॉमस फोन करता है और कहता है कि ऐसा है दोस्त, और ये पोजीशन है, हम एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसमें तुमको मेरे पत्नी का पति बनना है सिर्फ कागज पे, ताकि मेरी पत्नी जो है वो 50% की भागीदार बन जाए हॉस्पिटल में। तो कहता है कि चलो ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन उस हॉस्पिटल में हमको हिस्सा चाहिए और मैं तुम्हारी पत्नी का पासपोर्ट रख लूंगा। तो जैसे ऐसे कहा नहीं जाता है कि मैं ये कर लूंगा, ये दोस्त आपस में बातें करते हैं, चल भाई ठीक है तू हिस्सेदार बन जाना। तो उसके बाद से इस हॉस्पिटल की प्रक्रिया शुरू होती है। निमिषा का पासपोर्ट वो रख लेता है, वो सोचती है कि दे ही देगा, कभी ना कभी दे देगा। और चूंकि कागजी प्रक्रिया होती है ना, तो शादी में कागज की प्रक्रिया होती है, उसमें रेजिडेंस तमाम पासपोर्ट लगते हैं। उसी स्थिति में निमिषा का पासपोर्ट तलाल अब्दो मेहदी अपने पास रख लेता है। निमिषा भी नहीं मांगती है कि भविष्य में मांग लेंगे, कुछ दिन बाद मांग लेंगे। उसके बाद से वो पार्टनर भी बन जाता है उस हॉस्पिटल में, और जब पार्टनर बन जाता है सब चीजें बढ़िया चलने लगती हैं। तो एक समय ऐसी स्थिति आती है कि जो हॉस्पिटल निमिषा ने खोला था, हन्नान ने खोला था, जिसमें ये पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी जो निमिषा से सिर्फ कागज पे शादी किया था, वो हॉस्पिटल बहुत बूम कर जाता है, मतलब खूब चलने लगता है, मरीजों की लाइन रहती है और ऊपर से वहां गृह युद्ध की स्थिति है। अब उस मामले में आता है तीसरा टर्निंग पॉइंट। तीसरा टर्निंग पॉइंट ये होता है कि जो तलाल अब्दो मेहदी रहता है, जो सिर्फ कागज पे निमिषा का पति रहता है, वो अब लालची हो
हो जाता है। अब वो सच में निमिषा को अपनी पत्नी बनाना चाहता है, उससे वो डिमांड करता है, पैसे की, शरीर की डिमांड करता है, और जगह जगह उसके बारे में गलत अफवाह फैलाता है कि उसका पति छोड़ के भाग गया है, वो कभी वापस नहीं आएगा, मैंने ही रखा है, मेरा ही हॉस्पिटल है, ये सब तमाम चीजें। ये सब सुन के निमिषा बहुत भावुक हो जाती है, रोज अपने पति से झगड़ा करती है, रोती है कि तुमने किस आदमी के साथ मुझे पार्टनर बना दिया, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। ये सब तमाम चीजें जो है वो ऐसा करने लगती है। इससे बहुत आपसी कलह घर में स्थिति हो जाती है। वो तलाल अब्दो मेहदी को फोन करता है, निमिषा का पति, वो फोन नहीं उठाता है इस वजह से, क्योंकि हॉस्पिटल तो यहाँ बूम करके चल रहा है, पार्टनर में वो कागज में है ही, और वो गलत अफवाह फैला ही रहा, और गृह युद्ध की स्थिति है। तलाल बहुत मजबूत हो जाता है। अब निमिषा का पति कहता है, देखो अब पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है, अब तुम क्या करो कि यमन का कानून जो है वो बहुत तगड़ा है, और तुम जो है जाके पुलिस स्टेशन में रपट दर्ज करा दो, पुलिस स्टेशन में तलाल अब्दो मेहदी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा दो। अब आता है मामले का चौथा टर्निंग पॉइंट, और इस चौथे टर्निंग पॉइंट में आप समझेंगे कि निमिषा जो है वो चली जाती है थाने पे, और उसके बाद से यमन के ही पुलिस स्टेशन में यमन के ही नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराती है, और कहती है कि इसने मेरा गलत तरीके से पासपोर्ट ले लिया है, ये मेरे साथ गलत तरीके से अत्याचार कर रहा है, और तमाम अपनी जो कंप्लेन है वो सुनाती है। यमन का कानून इतना कड़ा है दोस्तों कि 2016 में ही तलाल अब्दो मेहदी को जेल में डाल दिया जाता है, और कोर्ट उसे 1 साल की सजा दे देती है। और 2016 वही समय रहता है जब भारत से संपूर्ण नागरिक वापस आ चुके थे यमन से, भारत सबको बुलाता है, और वहां सिविल वॉर की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, और 2016 में ही तलाल अब्दो मेहदी को जेल हो जाती है। अब जब तलाल अब्दो मेहदी को जेल हो जाती है तो निमिषा प्रिया और परेशान हो जाती है, क्योंकि पासपोर्ट तो उसी के पास था, और लास्ट समय चल रहा था भारत जाने का, वो भी हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो मेरा पासपोर्ट लिया है वो तो जेल में है। अब निमिषा न चाहते हुए भी यमन में रुकना उसको पड़ता है, और उसको 1 साल का वेट करना पड़ेगा, और 1 साल बाद जब तलाल अब्दो मेहदी मिलेगा तब उससे कुछ पासपोर्ट वो ले सकती है, मांग सकती है, या जैसे वो उससे प्राप्त कर सकती है। अब 1 साल तक तलाल अब्दो मेहदी जेल में रहता है। 1 साल तक निमिषा प्रिया अपना जैसे रूटीन क्लिनिक चलाती है वैसे चलाती है। उस 1 साल में गृह युद्ध की स्थिति भी बहुत तेज रहती है यमन में हर जगह कर्फ्यू लग जाता है, कभी ये कभी वो, इस तरह की घटना होती है। 1 साल के बाद जब तलाल अब्दो मेहदी जेल से छूटता है तब मामले में आता है 5वां टर्निंग पॉइंट, और ये टर्निंग पॉइंट आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। जब कोई 1 साल किसी की वजह से जेल में बंद है तो वो जब बाहर निकलेगा तो उसके साथ उसका प्रतिशोध लेने का बिल्कुल मन रहेगा, और वो बदला लेने की नीयत से निकलेगा। तलाल अब्दो मेहदी के मन में भी रहता है, और तलाल अब्दो मेहदी जेल में रहते रहते बीमार हो जाता है, सोचते सोचते बीमार हो जाता है, और 1 साल बाद जब वो जेल से निकलता है तो वो बीमार जेल से निकलता है, और उसका घर पे ही इलाज होना शुरू हो जाता है। घर पे नर्स आती है, इंजेक्शन लगाती है, चली जाती है। अब निमिषा प्रिया को ये बात पता चल जाती है, निमिषा प्रिया और निमिषा प्रिया के दोस्त हन्नान को ये बात पता चल जाती है कि तलाल अब्दो मेहदी जो है वो जेल से छूट गया है, अब उससे मिलने जाया जा सकता है। लेकिन क्या मुंह लेके जाएंगे, हमारी वजह से ही तो उसको जेल हुई थी, हम ही शिकायत किए थे, क्या वो हमें एक्सेप्ट करेगा, सुनेगा, या घर के बाहर से भगा देगा। दोनों डरते डरते तलाल अब्दो मेहदी के घर जाते हैं। जो जैसा होना होता है वैसा ही होता है, वो ठीक से बात नहीं करता है, वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद से हन्नान जो है निमिषा प्रिया को फिर एक आइडिया देता है, यही 5वां टर्निंग पॉइंट है। आइडिया ये देता है कि निमिषा तुम नर्स हो, जब हम उसके घर गए थे तो उसकी नर्स देखभाल कर रही थी, और अब तुम बहुत सॉफ्ट तरीके से मिलो और उससे पासपोर्ट मत मांगो, और कहो कि हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, कागज में भी पत्नी हूं, मैं सब तुम्हारी यहाँ सेवा करूंगी, जो इंजेक्शन लगाना है मैं लगाऊंगी, मैं दवा दूंगी, सब दूंगी। निमिषा जाती है, बहुत सॉफ्ट तरीके से बात करती है, ये सारी चीज़ें वो कहता है। और जब वो बात ये मान जाएगा तलाल अब्दो मेहदी,
तो उसको इंजेक्शन दे देना बेहोशी का, और उसके घर में पासपोर्ट हम खोज लेंगे, तुम्हारा पासपोर्ट तुमको मिल जाएगा, तुम भारत चली जाना। और जैसे को तैसा करना जरूरी है, क्योंकि वो गलत तरीके से तुम्हारा पासपोर्ट लिया था, तुम भी उससे थोड़ा सा हट तरीके से, गलत तरीके से ले लो, बेहोशी के बाद तो वो उठ ही जाएगा। तो पासपोर्ट लेने वाला ये इरादा उसको बहुत अच्छा लगता है निमिषा को। कहता है बेहोश, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन ही तो देना है, बेहोशी होगा, जब बेहोश हो जाएगा तो उसका पासपोर्ट घर से निकाल लिया जाएगा और लेके चला जाएगा। तो तलाल अब्दो मेहदी का ये भी आइडिया निमिषा को बहुत पसंद आता है, और उसके बाद से वो तलाल के घर जाती है, उससे बात करती है, बहुत अच्छे से बात करती है। तलाल तैयार भी हो जाता है। 2-3 दिन इंजेक्शन लगते हैं, दवा होती है। इसी दिन एक ऐसा समय आता है जिस दिन माहौल बिल्कुल ठीक रहता है, एकदम पक्ष में रहता है, कोई रहता भी नहीं है। उस दिन निमिषा प्रिया जो है वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन तलाल अब्दो मेहदी को लगा देती है। लेकिन उसके बाद से उस इंजेक्शन की वजह से तलाल अब्दो मेहदी की मौत हो जाती है। इसका कारण ये था कि एनेस्थीसिया का डोज जो है वो ज़्यादा हो गया था। अब समझ रहे हैं इस बात को। अब जैसे ही पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई है, हन्नान और निमिषा डर जाते हैं, बिल्कुल डर जाते हैं, और भागने लगते हैं इधर उधर कि ये क्या हो गया। चूंकि उनकी गलती थी नहीं, वो इंटेंशनली उसको मारना नहीं चाहते थे, और गलती बिल्कुल नहीं थी, वो तो सिर्फ बेहोश करना चाहते थे और पासपोर्ट लेना चाहते थे। उसके बाद तमाम प्रक्रियाएं होती हैं। इस प्रक्रिया के बीच में निमिषा जो है खुद थाने पहुंच जाती है, ऐसा कई रिपोर्ट्स में दावा है। कई रिपोर्ट्स में दावा है कि उसे पकड़ा जाता है, लेकिन जो रिपोर्ट्स पॉजिटिव है भारत की तरफ से, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। निमिषा को पकड़ा जाता है या निमिषा खुद जाती है, इसको आप जज कर लीजिएगा। लेकिन निमिषा को जब पुलिस पकड़ती है तो निमिषा ये कहती है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा, मैं तो 1 साल से वेट कर रही थी कि मेरा पासपोर्ट मिलेगा। जेल से निकलने के बाद वो पासपोर्ट दे नहीं रहा था, इसलिए हमने और हन्नान ने फैसला किया उसको बेहोश करके पासपोर्ट लेके मैं अपना भारत चली जाऊंगी, चीजें जैसी की तैसी बनी रहेंगी, क्योंकि मेरा भारत जाना बहुत जरूरी है। 2014 से मेरा पति और मेरा बच्चा जो है वो भारत में ही है। गृह युद्ध की स्थिति है, ना हम जा सकते हैं ना आ सकते हैं किसी तरह। मैं बगल के दूसरे देश में जाऊंगी, दूसरे देश से फ्लाइट करके अपने भारत पहुंच जाऊंगी। निमिषा की यही सोच थी। लेकिन चूंकि मामला पुलिस के पास था, यमन में शरिया कानून है, और कानून कितना कड़ा था यमन का, ये आप इससे पहले भी इसका उदाहरण देखे होंगे कि यमन में यमन के ही नागरिक तलाल अब्दो मेहदी को एक भारतीय नागरिक के कहने पर जो है वो सजा हो जाती है। तो इस तरह आप अगर दूसरे मामले को समझेंगे कि जब निमिषा प्रिया के वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसको क्या होगा। अब ये मामला यमन के पुलिस से यमन की कोर्ट में चला जाता है। चूंकि यमन में गृह युद्ध की स्थिति थी, और यमन में जब गृह युद्ध की स्थिति थी तो कोर्ट कचहरी उतना अच्छे से चल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कोर्ट चलती है। और 2020 से 2017 में निमिषा गिरफ्तार होती है, और 2017 से 2020 तक ऐसे ही जेल में बंद थी, और तमाम एक्टिविस्ट, तमाम वकील उसके पीछे लगे हुए थे, तमाम चीज़ें लगी हुई थी। किसी तरह इधर नर्स कितनी पोजीशन, और यहाँ भी कोई आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं कि यमन में रख के बहुत बड़ा वकील कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो अब चूंकि निमिषा को पूरा देश जान रहा है मीडिया की वजह से, क्योंकि सबको ये बात सर्कुलेट हो चुकी है, पता चल गई है। लेकिन यमन की एक मामूली सी नर्स जो पहले भारतीय थी, मतलब भारत की एक मामूली सी नर्स जो यमन में जाके नौकरी कर रही थी, वो कितना किसी चीज को समझ सकती थी। तो 2017 में निमिषा को जब जेल होती है तो 2020 तक यह मामला यमन की कोर्ट में पहुंचता है, और यमन की कोर्ट में जब पहुंचता है तो निमिषा और हन्नान को सजा दे दी जाती है। निमिषा को मिलती है मौत की सजा, और हन्नान को मिलती है उम्र कैद की सजा। क्योंकि हन्नान जो निमिषा का दोस्त था वो भी उस साजिश में शामिल था, और हन्नान यमन का नागरिक था, इसलिए उसको मौत की सजा नहीं मिलती है, उसे जो मिलती है वो उम्र कैद की सजा मिलती है। अब 2020 में जब कोई मामला लोअर कोर्ट में होता है तो ये कहा जाता है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा तो बदल जाएगा। तो इसी तरह जब 2003 साल बाद फिर 3 साल लग जाता है यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सोचा जाता है कि वहां से निमिषा प्रिया को राहत मिल जाएगी, जो मौत की सजा है वो उम्र कैद में बदल जाएगी, और उसके बाद से ठीक नेचर देखते हुए कुछ वर्षों के बाद, कुछ अंतिम वर्षों में या 10, 15, 20 वर्षों में निमिषा को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी एक
खतरनाक और बड़ा फैसला आता है और पूरे भारत में उस समय ये बात पता चल जाती है। सुप्रीम कोर्ट से यमन के 2023 में फैसला आता है कि भारतीय निमिषा प्रिया को मौत की सजा और हन्नान को उम्र कैद। अब आप समझ रहे हैं, निमिषा प्रिया को सुप्रीम कोर्ट भी कह देती है, लोअर कोर्ट भी कहती है, लेकिन यमन में भारत की तरह एक और कानून है कि वहां पर जो है आप सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास मामला पहुंचता है। यमन के राष्ट्रपति हैं रशद मोहम्मद अल अमीन। तो अल अमीन साहब के पास जब ये मामला पहुंचता है रशद साहब के पास, तो ये मामला रशद साहब भी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसे बरकरार रखते हैं और निमिषा प्रिया की फाइल पर वो भी साइन करते हैं कि निमिषा प्रिया को फांसी की सजा दी जाएगी। लोअर कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फांसी, और राष्ट्रपति अल रशद ने भी कह दिया। हालांकि राष्ट्रपति के कथन पर कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी इसलिए है कि यमन की राजधानी सना है और सना पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। तो हूती विद्रोही ही उस पूरे जेल को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जब यमन के राष्ट्रपति से भारतीय दूतावास या भारत की मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री बात करती है, तो उनकी तरफ से जो बयान आता है वो सीधे सीधे कहते हैं कि ये राष्ट्रपति तो का फरमान तो है, लेकिन इसमें मन मेरा नहीं है, क्योंकि वहां पर जिस जेल में निमिषा बंद है वो सना की जेल है, वहां पे हूती विद्रोहियों का कब्जा है। लेकिन अब भारत बात करे तो बात करे किससे? भारत का डेलीगेट तो यमन के राष्ट्रपति से ही बात करेगा, लेकिन यमन में ही जब दूसरे देश के लोगों का कब्जा है, विद्रोहियों का कब्जा है, तो विद्रोहियों को बात करने की मान्यता तो कोई देता नहीं है। उनकी तरफ से कौन बात करेगा? और विद्रोहियों से कोई देश मान्यता पूर्वक बात भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मान्यता ही नहीं है। तो भारत चाहते हुए भी किसी से बात नहीं कर सकता था। यमन के राष्ट्रपति से कह देते तो यमन के राष्ट्रपति कहते तो हैं कि मेरी साइन है, लेकिन सब कुछ है, लेकिन पूरा कंट्रोवर्शियल है। मतलब वो पल्ला झाड़ लेते हैं कि जो कर रहे हैं भैया हूती वाले कर रहे हैं और यही कर रहे हैं, इन्हीं के ऊपर मामला टल जाता है। अब जब इनके पास मामला आ जाता है हूती लोगों के पास, तो ये तय हो जाता है कि 16 जुलाई 2025 वो तारीख होगी जिस दिन निमिषा प्रिया को ये सजा दी जाएगी। और ये चर्चा पूरे भारत में होने लगती है कि भारतीय नर्स को 16 जुलाई को सजा दी जाएगी और भारत की तरफ से तमाम कोशिशें भी की जाती हैं। अब यमन में एक और फैक्ट सामने आता है। फैक्ट आता है ब्लड मनी का। इसको भी बहुत समझना जरूरी है। यमन में जैसे भारत में ये है कि भारत के राष्ट्रपति अगर किसी चीज पे हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो अंतिम है, लेकिन यमन में वो अंतिम नहीं है। यमन में उसके बाद आता है शरिया कानून का ब्लड मनी। समझ रहे हैं? इस ब्लड मनी के तहत आप राष्ट्रपति के फैसले को भी बदल सकते हैं, लेकिन यह बदल सकता है सिर्फ वो व्यक्ति जो जिस व्यक्ति के साथ जो पीड़ित है उसका सबसे करीबी। जैसे जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी माँ उस सजा को माफ कर सकती है, उसकी पत्नी, अगर उसकी माँ पत्नी नहीं है तो उसका भाई, वो उसे कहते हैं ब्लड मनी। इसमें क्या होता है, कुरान के हिसाब से, शरिया कानून में कुरान के हिसाब से ये कुछ रकम अदा की जाती है, कुछ पैसे अदा किए जाते हैं, या ऐसे ही वो माफ कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है। कुरान में इसका जिक्र मिलता है, ब्लड मनी का जिक्र मिलता है। कुरान में पैगंबर मोहम्मद साहब ने समझाया है कि हत्या के एवज में 100 ऊंटों का भुगतान किया जा सकता है। अब उस समय ऊंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी। लोग कहते थे इनके वहां इतने ऊंट हैं, ये इतने अमीर होंगे, इनके वहां इतने हाथी, इतने अमीर होंगे। तो 100 ऊंटों का भुगतान करके उसे माफ कराया जाता है, उसी को ब्लड मनी कहते हैं। लेकिन अब वो चीजें पैसों में बदल सकते हैं, रत्न में बदल सकते हैं, सुविधाओं में बदल सकते हैं। तो एक ब्लड मनी का भी कॉन्सेप्ट था। तो ये कहा गया कि भाई इतना समय है, 16 जुलाई तक आप जो है पीड़ित परिवार के पक्ष से, जो इधर निमिषा के वकील हैं, निमिषा के साथ लोग हैं, पीड़ित परिवार के लोगों को अगर आप मनाने में कामयाब हो जाते हो, उन्हें कुछ दे करके मनाने में कामयाब हो जाते हो, तो ये सजा माफ की जा सकती है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की भी एक तरह से आप उसको भी डिनाई कर सकते हो, अगर वो माफ कर दे। तो पूरी वार्ता होती है, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन 16 जुलाई तक तमाम पक्षों के बीच में जो खबरें निकलकर सामने आती हैं उसमें पीड़ित पक्ष का भाई, जो जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिसने लेटर साइन कर दिया है, फब्बाद अब्दो मेहदी, और जो तलाल अब्दो मेहदी की मां, और
और भी कुछ लोग इसमें शामिल होते हैं। भारत की तरफ से निमिषा प्रिया के तरफ से जो फाउंडेशन है उसकी तरफ से कुछ वकील, कुछ एक्टिविस्ट शामिल होते हैं। वहाँ हूती संगठन के कुछ ऐसे मौलाना मौलवी रहते हैं जिनको शरिया कानून के बारे में बहुत ज्ञान है, वो लोग शामिल होते हैं। और उसके बाद से एक मीटिंग की जाती है कि भाई साहब देखिए, सज़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है, सज़ा तो राष्ट्रपति ने कर दी है और 16 को सज़ा देनी है। अगर आपको ब्लड मनी पे आपस में बात करनी है तो हम इस सज़ा को कुछ और बढ़ा सकते हैं और उसके बाद से आप आपस में बात कर लीजिए। अगर कुछ हल निकलता है तो हमें फिर बता दीजिएगा, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, और नहीं निकलता है तो इस मामले में ये भी हमें बता दीजिएगा। तो तलाल अब्दो मेहदी के परिवार से ये जो उनके भाई हैं फत्ताह अब्दो मेहदी और उनकी माँ, ये तैयार हो जाते हैं। उस समय जो खबरें आती हैं तैयार हो जाते हैं कि हम इस पे बात कर सकते हैं, इसको आप कुछ दिन और टाल दीजिए। तो कुछ दिन टल जाता है और पूरे भारत में फिर से खबर आती है कि जो है माफ़ कर दिया गया, निमिषा प्रिया की सज़ा को रद्द कर दिया गया, भारत का इतना बड़ा रोल रहा, प्रधानमंत्री का, ये तरह तमाम चीज़ें जो मीडिया जिस चीज़ के लिए जानी जाती है उस तरह की तमाम खबरें ब्रेक होने लगती हैं। इन खबरों के वजह से भी इस में तमाम चीज़ें सामने निकल के आती हैं। इस खबरों के बाद विदेश मंत्रालय तक को ये कहना पड़ता है लिख के कि आप गलत खबर मत चलाएं, क्योंकि इसकी वजह से जो वहाँ पर लोग हैं यमन में वो इसका बुरा मान रहे हैं, क्योंकि वही व्यक्ति है, सिर्फ एक ही दो लोग हैं जो इस सज़ा को माफ़ करा सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि यमन में शरिया कानून है और वो सिर्फ कानून के हिसाब से चलते हैं कि जो बात कुरान में लिखी गई है, जो बात कानून कहता है वो वही करेंगे, किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं। तो कोई भी दबाव काम नहीं करेगा, क्योंकि दो ही व्यक्ति अंतिम में हैं जो पीड़ित पक्ष के साथ हैं। और आप इधर मीडिया में माहौल मत बनाइए कि यहां बार्गेनिंग हो रही है, चीजें हो रही हैं, क्योंकि वो लोग बात करने के लिए राजी हुए हैं और बात करने के लिए राजी हुए हैं। तो उधर से ये कहा जा रहा था कि लगभग अमेरिकी $10 मिलियन, लगभग 8 करोड़ 8.5 करोड़ रुपए, और सऊदी अरब में घर या दुबई में एक घर, और इस तरह की तमाम सुविधाओं का ऑफर दिया गया। अब ये इसमें से कुछ पैसा तमाम लोगों ने दिया, जैसे यूसुफ साहब की तरफ से भी खबर आई थी कि वो भी पैसा देंगे, लुलु मॉल के जो मालिक हैं, और भी तमाम ऐसे लोगों ने कहा कि इस मामले में हम मदद करेंगे, क्योंकि बड़े लोगों के लिए करोड़ों रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हमेशा विदेश मंत्रालय में भी जो फॉरेन के लोग रहते हैं उनमें भी कुछ पैसे ऐसे रहते हैं जो सोशल कामों के लिए खर्च किए जाते हैं। उसमें ये बताया तो नहीं जाता है कि ब्लड मनी के लिए है, लेकिन विदेश में रहने वालों के लिए किसी भी तरह से मदद की जाए, ऐसे कुछ पैसे हमेशा रहते हैं, सोशल वेलफेयर जिसे कहते हैं। और ये हर मंत्रालय, हर दूतावास के पास ये मोटा पैसा रहता है जिसे वो विदेश में मदद करने के लिए लोगों के लिए कह सकते हैं। तो भारत की तरफ से भी ऐसा था कि जितना मांग रहे हैं उतना दो, और भारतीय नागरिक है, इसको बचा के किसी तरह ले आओ, और ये सब होता भी है। लेकिन मीडिया में इधर तमाम चीज़ें होने लगती हैं, उधर तमाम चीज़ें आती हैं। उसी बीच में एक खबर प्रकाशित होती है मलयालम की, ये कुछ दिन पहले की खबर है, और ये खबर कुछ झकझोर दे रही है। ये मलयालम की एक प्रमुख वेबसाइट है, उसका नाम है मातृभूमि। वो मलयालम में ही खबर प्रकाशित करती है। ये खबर मैं न्यूज़ 18 के हवाले से बता रहा हूँ, वो प्रकाशित हुई थी। उसमें लिखा गया था कि निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल के कोषाध्यक्ष क्रूरा चंद्र ने यह दावा किया कि केरल के एक विधायक हैं जो यमन में रहने वाले पादरी पॉल और सैमुअल जिरोम की मदद से निमिषा की रिहाई टलवाने में लगे हुए हैं। विधायक का नाम तो नहीं इस पूरे आर्टिकल में बताया गया, लेकिन कहा गया कि मृतक तलाल अब्दो मेहदी के परिवार पहले $1 मिलियन की ब्लड मनी पर निमिषा को माफ करने के लिए तैयार हो गया था। सब कुछ शर्तों के मुताबिक ही हो रहा था, लेकिन इसी बीच पादरी पॉल और जिरोम के बीच आ गए और उन्हें ब्लड मनी को बढ़ाने की बात कह दी। इसके बाद मामला अधर में लटक गया। फिर मृतक के परिवार अचानक तिलमिला गए और उन्हें समझौता करने से इनकार कर दिया। अब कहना है कि निमिषा को हर हाल में
फांसी देनी चाहिए। उसी के बाद से ये लेटर आ गया। केरल के कोई विधायक हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि निमिषा की जो सजा है वो टल जाए या निमिषा भारत वापस आ जाए इस आर्टिकल के हिसाब से। और वहाँ पर एक पादरी हैं जो इस मामले में बातें कर रहे हैं, यहाँ से गए हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस मामले पे है। हालांकि मैं इस खबर की कोई पुष्टि नहीं करता हूँ, मैं खुद टीवी 18 नेटवर्क 18 का चैनल है, ये न्यूज़ 18 आपको पहले दिखा दे रहा हूँ, न्यूज़ 18 हिंदी, उसी पे ये खबर प्रकाशित हुई थी, वही मैं आपको पढ़ के बताया हूँ। अगर इस तरह की कोई बात है तो ये बहुत बुरा है कि केरल के कोई विधायक ऐसा चाह रहा है। हालांकि मैं जहां तक समझता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इंटरनल मामला होगा, लेकिन उसी के बाद कुछ चीज़ें सामने आती हैं वो डरावने वाली होती हैं। ये फत्ताह अब्दो मेहदी हैं, ये तलाल अब्दो मेहदी के भाई हैं। इनके पास और इनकी माता के पास यमन के राष्ट्रपति के साइन करने के बाद भी हक है कि ये उस सजा को माफ करा सकते हैं, ये जिनका चेहरा दिख रहे हैं। लेकिन ये 3/8/2025 को अपने फेसबुक पर, ये फेसबुक पर मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर, अपने फेसबुक पर ये पोस्ट करते हैं ये लेटर। और ये लेटर पोस्ट करते हैं, ये अरबी में देखिए यहाँ लेटर है, और इस लेटर का मैंने गूगल ट्रांसलेटर से हिंदी अनुवाद किया है। अब ये लेटर में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें ये अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखते हैं माननीय अटॉर्नी जनरल अभियोजन न्यायाधीश अब्दुल सलाम अल ओवैसी, जो वहाँ के न्यायाधीश हैं। विषय लिखते हैं, पीड़ित तलाल अब्दो मेहदी के वारिसों द्वारा दोषी के खिलाफ सजा को शीघ्र लागू करने का जो प्रयत्न है वो हम इसमें लिख रहे हैं। इसमें लिखते हैं सादर अभिवादन। जैसा कि पूर्व में माननीय कार्यालय द्वारा, मतलब जज के वहाँ से जो दोषी हैं उनको दोषी मृत्युदंड दिया गया था और दिए जाने के बाद 16 तारीख को इसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद अज्ञात कारणों से इसकी सजा को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अभी इससे 1 महीना बीत चुका है, अभी तक सजा लागू नहीं हुई है। इससे जो पीड़ित परिवार है, मेहदी का जो पीड़ित परिवार है, उससे थोड़ी बेचैनी हो रही है और उससे लग रहा है कि आप जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें शांत नहीं कर पा रहे हैं। उनका दुख जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि विनम्रता से निवेदन है कि कृपया शीघ्र अतिशीघ्र निर्धारित करें और सजा को जल्द से जल्द लागू करें, ताकि न्याय की रक्षा हो सके और कानून पर लोगों का भरोसा हो सके। अब ये वही व्यक्ति हैं जो निमिषा प्रिया को माफ कर सकते थे, लेकिन 3 तारीख को ये लेटर जारी करके कह देते हैं कि भैया जो बात होनी थी, हम कोई भी माफी नहीं दे रहे हैं, हम कोई ब्लड मनी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और सरिया कानून के हिसाब से राष्ट्रपति ने दे दिया। अब मेरे पास जो मामला था अब मैंने भी हटा दिया, अब निमिषा को जो है नहीं बख्शना चाहिए। और ये कानून भी कह रहा है, सरिया कानून भी कह रहा है, और ऐसा आप करेंगे तो भरोसा जो है हमारा बना रहेगा। अब इस लेटर को जारी करने के बाद जो मेरी जानकारी है, इसमें ये बताया कुछ जगहों से कि 14 तारीख, वो 14 अगस्त वो दिन हो सकता है जिस दिन ये निर्णय आ सकता है कि किस दिन क्या हो सकता है, और उससे पहले भी कुछ हो सकता है, क्योंकि वो यमन है और पहले ही सजा दी जा चुकी है और इन्होंने भी लेटर जारी कर दिया है। फिलहाल अभी तक की यही अपडेट है। भारत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 6 तारीख को। प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे थे भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने। उन्होंने इस पूरे मामले को बहुत संवेदनशील बताया है, लिखा है, उन्होंने बताया कि यह एक संवेदनशील मामला है। भारत सरकार की तरफ से जो मदद की जा सकी थी वो उन्होंने की है और लगातार की भी जा रही है। 16 जुलाई को सजा होनी थी, लेकिन ये बातचीत की वजह से ही, तमाम लोगों के इंटरफेयर की वजह से ही ये सजा जो है वो टल गई है और उनको भी बात करने के लिए राजी किया गया था। जो फ्रेंडली फॉरेन गवर्नमेंट है हमारी, उनसे भी इस मामले पे बात हो रही है कि आप हूती संगठनों पर कुछ कहिए कि इस सजा को किसी तरह कम किया जाए या इस सजा को किसी तरह टाला जाए। और मीडिया की वजह से जो मिस
मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, आती है, इससे हम इस मामले को डील करने में मुश्किल बरत रहे हैं, मतलब मुश्किल हो रही है कि मीडिया से जो इन्फॉर्मेशन आती है गलत तरीके से। अब जो मीडिया में यहाँ फेसबुक यूट्यूब का ज़माना है, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यमन में भी है, तो हो सकता है ट्रांसलेट वहाँ पे पहुँच ही जाता हो, जिससे जो मुख्य आदमी है वो खुद फेसबुक पे है, उसकी फ़ोटो डालता है तो 1000 लाइक आती है, यमन के लोग उसको खूब वाह वाह करते हैं। तो जो यहाँ पे हो रहा है वहाँ तो फॉलो ही कर रहा होगा, अगर वो भाषा भी नहीं समझ पा रहा होगा तो इंग्लिश वाली खबरें तो समझ ही जा रहे होंगे, तो वहाँ के लोगों को दिक्कत होती है। मैं आपको दोबारा फिर से बता दूं कि केवल 2 ही व्यक्ति हैं, जो तलाल अब्दो मेहदी का भाई है और उसकी मां है, वही इस पूरे मामले को बचा सकती है। अगर इस पूरे मामले में उन्हें मनाने में लोग कामयाब हो गए तो निमिषा प्रिया की बच सकती है जान, नहीं तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति तक ने इस मामले पर साइन कर दिया है। अब वहां से चीजें पीछे नहीं जा सकती हैं, कोई भी दबाव नहीं काम कर सकता है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस केस पे मैं आज पूरे विस्तार तरीके से कहानी से लेकर इस केस की और अब तक की पूरी अपडेट क्या है, इसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश की है बताने की। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप इस केस को पहले से जानते थे तो भी कमेंट करिएगा, और आप पहली बार अगर जान रहे हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।